आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 9 का, और इस सबक का उन्वान है सफ़रनामा। बच्चों इस सबक में सफ़रनामा की तारीफ़, सफ़रनामा की तारीख़ और उर्दू अदब में सफ़रनामे की हैसियत क्या है, इन हवालात से मुख्तसर मालूमात दे रखी है। और साथ ही उर्दू अदब के कद्दावर अफसाना निगार रामलाल साहब का लिखा हुआ सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार का एक हिस्सा सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम सफ़रनामे के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हम रामलाल साहब की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से अहम मालूमात हासिल कर चुके हैं। तीसरे हिस्से में हमने सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार का एक हिस्सा जो सबक के तौर पर शामिल किया गया है, इसका मुताला किया है। यहाँ मैं सबक का चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर हम ज़र्द पत्तों की बहार से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्क़ी सवालात। यहाँ हम ज़र्द पत्तों की बहार के हवाले से जो सवाल दे रखे हैं उन सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। सवाल और जवाब से पहले गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपको दिए जाते हैं और ज़रूरी है इन बातों पर गौर करना, ताकि एक बार फिर आपके लिए जो सबक में दी गई हैं चीज़ें उनका मुताला हो जाए, उनकी रवानगी हो जाए कि आप जो मुताला करके आए हैं क्या उसके असर से भी आप वाकिफ़ हैं, उसका असर भी आपके जहन पर हुआ है या नहीं हुआ। तो गौर करने वाली बात दे रखी है। देखिए, मुल्क की तकसीम के बाद एक शख्स जो अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसता है, उसे दोबारा अपने वतन की याद किस तरह बेचैन करती है, और उसे एक बार फिर वहां जाने का मौका मिलता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, इसका इजहार इस सफ़रनामे में बखूबी किया गया है। वतन से मोहब्बत का जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों, सफ़रनामे मैंने बताए थे जो आमतौर पर लिखे जाते हैं वो किसी सफ़र की रुदाद होते हैं, सफ़र का किस्सा होते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, नए नज़ारे देख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए असरात से वाकिफ़ हो रहे हैं, उनको हम तहरीरी शक्ल दे देते हैं, सफ़रनामे की शक्ल दे देते हैं। लेकिन रामलाल का सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार आम अफसाना, आम सफ़रनामा नहीं है। ये सफ़रनामा बच्चों माजी की याद को ज़िंदा करने वाला सफ़रनामा है। ये सफ़रनामा जो शख्स लिख रहा है, यानी रामलाल लिख रहे हैं, लेकिन ये किसी नई जगह का सफ़र नहीं कर रहे, ये उसी जगह का सफ़र कर रहे हैं जहां इनका बचपन गुजरा था, जहां इनकी जवानी गुजरी थी, जहां ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये बिताकर आए हैं, और तकसीम के बाद इनको अपना मुल्क उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह के ऊपर आना पड़ा था। अब ये वापस उसी जगह की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इनके दिल की हाल है, क्या इनके दिल की कैफियत है, क्या इनके ख्याल हैं, क्या सोचो फिक्र है, वो बड़े गौर से देखने वाली चीज़ है। उसको समझने वाली बात है कि क्या हाल हो जाता है इंसान का जब वो अपना वतन छोड़ देता है, अपने मुल्क को छोड़कर मजबूरी में दूसरे मुल्क चला जाता है। तो बहुत ख़राब हालात रहते हैं उस वक्त, तरह तरह के तासुरात जहन में घूमते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें हमारे जहन में चलती रहती हैं, और बार बार हमारा जहन, हमारा दिल उसी वतन की तरफ जाने की कोशिश करता है जहां हम पैदा हुए थे, जो हमारी जन्मभूमि है। वापस उसी की तरह हमारा दिल जाता है, वापस उसी की तरह हमारा मन हमें ले जाने की कोशिश करता है। रामलाल कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया उस ज़मीन को छोड़े हुए, लेकिन फिर भी अपने माजी की यादें जहन में ताज़ा हैं, और वो कहते हैं कि उन यादों को मैं भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं पाता, क्योंकि मेरे ख्वाब उन यादों को भूलने नहीं देते हैं। माजी के ख्वाब इनको आते हैं और वापस सारी बातें, पुरानी बातें इनके जहन में तरोताज़ा कर जाते हैं, और सारी बातें बड़ी खूबसूरती से बताई हैं कि वतन छोड़ने के बाद वतन छोड़ने वाले का क्या हाल होता है, उसके दिल की क्या कैफियत होती है। आगे आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है, एक अच्छे सफ़रनामे में हम क्या क्या खूबियाँ तलाश कर सकते हैं। सफ़रनामे की खूबियाँ यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं कि किस तरह का सफ़रनामा होना चाहिए, किस तरह के उसे असरात होने चाहिए, किस तरह की उसमें कैफियत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि कारी जब सफ़रनामा पढ़े तो उसको ये एहसास हो कि वो खुद सफ़र में शामिल है, वो खुद सफ़र करके आया हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो समझिए कि सफ़रनामा अपने मकसद को हासिल कर गया है। और अगर कारी उसमें दिलचस्पी नहीं ले, उसको बीच में छोड़ दे, उसको सफ़र का एहसास नहीं हो, तो फिर वो उम्दा सफ़रनामा नहीं है, वो सफ़रनामा अच्छा सफ़रनामा नहीं है। देखिए, इसका जवाब सवाल नंबर 1 का आपको लिखना है। सफ़रनामा एक जदीद नसरी सिन्फ है।
इसमें तख्लीक का किसी सफ़र से जुड़ी पूरी कहानी या उससे मुतालिक किसी ख़ास वाक़े का जिक्र करता है। नसरी सिन्फ आप जानते हो, सफ़रनामा भी एक नसरी सिन्फ है और जदीद सिन्फ है, तरक्की याफ्ता सिन्फ है। तो इसके अंदर सफ़र के हालात का बयान किया जाता है, पूरे हाल बयान किए जाते हैं, या फिर एक वाक़या मुख्तसर बयान सफ़रनामे में कर दिया जाता है। सफ़रनामे में कई असनाफ की झलक नज़र आती है। उर्दू नस्र की जो दूसरी सिन्फ हैं, अफसाना, ड्रामा, खाका, इन सब की कुछ कुछ असरात सफ़रनामे में नज़र आते हैं। जैसे आते हैं, देखो आप देखिए, खाके की बेबाकी नज़र आती है, इंशाइया की रवानी नज़र आती है, अफसाने का जोर नज़र आता है, दास्तान का दास्तानवी तर्ज नज़र आता है, नावल की फसाना तराजी नज़र आती है, और ड्रामे की मंजर कशी, आप बीती का मज़ा और जग बीती का लुत्फ़ एक साथ सफ़रनामे में पाया जाता है। दीगर असनाफ, देखो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन असनाफ के जो असरात हैं, जो उनकी लिखने के तरीके हैं, जो उनके ज़ाब्ते हैं, उनकी झलक कुछ कुछ सभी असनाफ की झलक हमें सफ़रनामे में नज़र आ जाती है। सफ़रनामा में मुसन्निफ़ सफ़र की रुदाद और तासुरात को पुरलुत्फ़ और अदबी अंदाज में तहरीर करता है। ये हो गई सफ़रनामे के हवाले से मालूमात। अब साथ में यहाँ पर खुसूसियात, खूबियाँ पूछी गई हैं, अच्छे सफ़रनामे की खूबियाँ। तो आप देखिए, एक अच्छे सफ़रनामे में मुंदरजा झेल खूबियाँ होना ज़रूरी है। जो आगे आपको खूबियाँ दी गई हैं, ये खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी बता रखी है, जो अच्छे सफ़रनामे की पहचान है, सफ़रनामा गैर जानिबदार और गैर मुतासब हो, क्योंकि अगर वो जानिबदारी का लिहाज रखे तो सही नतीजा तक नहीं पहुंच सकेगा। जानिबदारी, हिमायत लेना, पीछे पढ़कर काम करना, या फिर इस तरह से काम करना कि जैसे कोई गुलाम अपने आका के लिए बातें करता, अपने आका की खूबियाँ बयान करता है। तो हिमायत नहीं लेनी चाहिए, तरफदारी नहीं करनी चाहिए, जो बात कहें पूरी ईमानदारी से कहें। और फिर मुतासुब भी नहीं होना चाहिए, उसको तासुब नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ना तो बुराइयों को बहुत ज़्यादा बुराई बनाकर जाहिर करे, और ना खूबियों की हर जगह तारीफ़ करे। ना ज़्यादा बुराइयां हो, ना ज़्यादा तारीफ़ हो, तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गैर जानिबदारी और गैर मुतासुब, जानिबदारी, तरफदारी, हिमायत करना, हिमायत भी नहीं होनी चाहिए सफ़रनामे के अंदर किसी वाक़े की, किसी किस्से की, किसी शख्स की जिसके बारे में तफसील दी जा रही है, और ना ही उससे कोई दुश्मनी या बैर रखकर, कीना रखकर काम करना चाहिए। दूसरी खूबी होनी चाहिए, सफ़रनामे में जुग्राफियाई कैफियत और तारीख़ी वाक़यात के साथ फ़ितरी मनाज़िर के इसरार कैफियत भी मुकम्मल तौर पर सामने आती हो। सफ़रनामे के अंदर ज़रूरी है कि जिस जगह का सफ़रनामा पेश कर रहे हैं, तो वहाँ की तारीख़ अगर कुछ हो तो वो भी सफ़रनामे में शामिल होनी चाहिए। जोग्राफियाई अगर कुछ खुसूसियात हैं वहाँ पर, उसको भी आप सफ़रनामे में शुरू करें और उसके असरात से भी कारी को नवाजें। तीसरी खूबी होनी चाहिए, सफ़रनामे के मुताले से कारी भी सयाह के साथ सफ़रनामे शामिल हो जाए। ये बहुत बड़ी खूबी है बच्चों, और सबसे असरदार खूबी और जो मकसद है सफ़रनामे का, वो भी यही होना चाहिए कि कारी को ऐसा लगे कि जैसे वो खुद सफ़र करके आया हो। पढ़ने वाले को महसूस हो कि वो सिर्फ पढ़े नहीं रहा है, बल्कि वो भी सफ़र कर रहा है और तमाम मनाजिर अपनी आँखों से देख रहा है। चौथा खूबी होनी चाहिए, चौथी खासियत है, एक अच्छे सफ़रनामे के लिए उम्दा असलूब और तासुरात और मुशाहिदात का सलीक़ामंद इज़हार भी ज़रूरी है। यानी आप सफ़र तो करिए आए, लेकिन आपको सफ़र के तासुरात को ज़ाहिर करना नहीं आता, सही तरीक़े से सही असलूब का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो फिर वो सफ़रनामा लिखना आपका रायगा है। आपको नहीं लिखना चाहिए सफ़रनामा। अगर आपको सफ़रनामा लिखने के या कुछ भी आपको लिखने का फ़न आपको नहीं है, असलूब नहीं है, आपका अंदाज़ बयान नहीं है, तर्ज़ तहरीर दिलचस्प नहीं है, तो फिर वो सफ़रनामा लिखना नहीं लिखना बराबर ही है। पाँचवा है, अच्छा सफ़रनामा सफ़र के तासुरात, हालात और कवायद पर मुश्तमिल होना चाहिए। जो सच्चाई है आपके सफ़र की, वही बयान की जाई है। जो भी आपके तासुरात आपने महसूस किए हैं, अपने जहन को टटोलें, खंगालें अपने आप को, आपने क्या देखा और उसके क्या असर आपके ऊपर तारी हुए, उन असरात को आपको तहरीरी शक्ल में देना है। उसमें क्या हालात हैं और वहाँ क्या क्या आपको नज़र आई, कवाइफ, कैफ की जमा है, पुरकैफ जो आपने चीज़ें देखी, उनके भी आप खूबसूरती से वहाँ दें, आप तहरीर करें, ताकि सफ़रनामा खूबसूरत हो। ये बच्चों सफ़रनामे की खुसूसियात हैं जिनको आपको लिख लेना है, खूबियाँ। 5 खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई हैं। सवाल नंबर 2 देखिए,
रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? बताइए आप, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि रामलाल पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लाहौर उनकी जन्मभूमि थी, मियांवाली में वो पैदा हुए थे और वहीं वो पले बड़े, लाहौर के अंदर वो जवान हुए, नौकरी हासिल करी, अदबी महफिलों के अंदर घूमे फिरे, तो उस मिट्टी से उनका जुड़ाव हो गया था, वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से, उनकी हवा से इनको जुड़ाव हो गया था। वतन की तकसीम के बाद उस जगह को, अपनी मादरे वतन को छोड़कर इनको हिंदुस्तान आना पड़ा था। हिंदुस्तान आ गए, लेकिन इनका जहन वही रहा, वही फ़िज़ा को याद करते रहे, वही माहौल को याद करते रहे, उसी हवा की खुशबू को ये याद करते रहे। और जब इनको मौका मिला पाकिस्तान जाने का तो ये फ़ौरन रज़ामंद हो गए और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। तो रामलाल पाकिस्तान इसलिए जाना चाहते थे कि वापस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे, अपने माजी को ज़िंदा करना चाहते थे, उस माजी को ज़िंदा करना चाहते थे जो रोज़ इनके ख्वाबों में आया करता था। जवाब इसको लिखना है बच्चों आपको। रामलाल पाकिस्तान के शहर मियांवाली में 1923 में पैदा हुए, पले बड़े और मुलाजमत हासिल की। उनका बचपन और जवानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में गुजरा था। पाकिस्तान में ही उनके अजदाद, अजीज़, बुज़ुर्ग और उनकी माँ ने आखिरी सांसें ली थी। 1947 में मुल्क की तकसीम के बाद उन्हें तर्क वतन करके हिंदुस्तान आना पड़ा। हिंदुस्तान में उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, लेकिन वो पाकिस्तान में गुजारी हुई ज़िंदगी को नहीं भूल पाए। आना पड़ा तो आ गए, लेकिन अपने माजी को नहीं भूले, उनका जहन वहीं लगा रहा, मियांवाली को, लाहौर को ये याद करते रहे। उनका जहन हमेशा अपने आबाई मुल्क को, वहाँ गुजारे हुए लम्हात को और बिछड़े हुए दोस्तों को याद करता रहता था। माजी की यादें उन्हें बेचैन कर रही थी। अपने माजी की इन्हीं यादों को दोबारा जीने और अपने दिल की तस्कीन के लिए रामलाल पाकिस्तान जाना चाहते थे, और जब मौका मिला तो ये फ़ौरन राज़ी हो गए और ये पाकिस्तान चले गए। कोशिश भी की थी, लेकिन वीज़ा नहीं मिलने की वजह से ये एक बार नहीं जा पाए थे, लेकिन अदबी महफिल के सिलसिले में, अदबी इजलास के सिलसिले में इनको जाने का मौका मिला और फिर ये पाकिस्तान गए। और पाकिस्तान के सफ़र को आपने तहरीरी शक्ल दी और उसे जर्द पत्तों के बहार के नाम से शाये किया। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। लाहौर पहुंचकर रामलाल किन मारूफ अदीबों से मिले? उन अदीबों के नाम देखिए जो लाहौर स्टेशन के ऊपर आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए थे, और फिर लाहौर के अंदर और भी मुलाकात इनकी हुई थी। लाहौर पहुंचकर रामलाल डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तौंसवी, इब्सार अब्दुल अली, ताहिर रज़ा जैदी, राहत सईद, मोहम्मद हुसैन अस्करी, मोहम्मद अली सिद्दीकी और अहमद नदीम कासमी से मिले थे। अहमद नदीम कासमी से फ़ोन के ऊपर मुलाकात हुई थी और अगले दिन इनका मिलने का था कि जब मिलेंगे ये। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 है बच्चों, अपने माजी के बारे में रामलाल ने जो बातें लिखी हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। माजी को याद कर रहे हैं और माजी की कैफियत का बयान कर रहे थे। सबक में बच्चों रामलाल ने अपने माजी के बारे में बताया है, माजी क्या होता है, माजी इंसान को किस तरह परेशान करता है, माजी इंसान की ज़िंदगी को कैसा बना देता है, माजी ना हो तो इंसान क्या हो जाता है। इन बातों का सबक के अंदर ब्यौरा दिया गया है। बताया है रामलाल ने कि माजी के बगैर इंसान इंसान नहीं रहता, माजी ही वो है जो इंसान को इंसान बनाता है, इंसान की ज़मीन से जोड़े रखता है। माजी को मिट्टी बताया है, अगर मिट्टी छूट गई तो फिर वो इंसान इस दुनिया का इंसान नहीं रहेगा, वो तो किसी दूसरी ही दुनिया का इंसान हो जाएगा, और ऐसा इंसान हो जाएगा जिसके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते हों। इसका जवाब लिखना है बच्चों आपको। अपने माजी को याद करते हुए रामलाल कहते हैं कि वो मियांवाली में पैदा हुए थे, उनके अजदाद कश्मीर और फिर वज़ीरिस्तान से यहाँ पहुँचे थे। नकल मकानी उन्हें विरासत में मिली थी। 2.5 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए उन्हें अपनी माँ की शक्ल याद नहीं है। रामलाल के जवानी के दिन लाहौर में गुजरे थे, जवानी में ही हिजरत करके हिंदुस्तान आना पड़ा था। अब वो माजी के बारे में क्या कहते हैं, तो अपने माजी को याद करते हुए वो कहते हैं कि वो अपने माजी के साथ इसलिए भी अब तक जुड़े रहे हैं कि वो उनके ख्वाबों में अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद रहा है। रामलाल कहते हैं कि दिल बेचैन रहता है, कहीं भी सुकून नहीं मिलता, हमेशा माजी की यादें उन्हें परेशान करती हैं। वो जो गलियां जहाँ पर इनका बचपन गुजरा, वो जो मकान जहाँ ये पैदा हुए थे, वो घर बार जहाँ इनके लोग रहते थे, वो सब इनकी याद में आता है और इन्हें परेशान करता है। तो ये अपने माजी से
छुटकारा चाहते थे, भूलना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि मैं उससे जुड़ा रहा। और उसकी बड़ी वजह बता रहे हैं कि इनका माजी इनके ख्वाबों में आता रहा। ये निकालना चाहते थे जहन से, सुकून चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको सुकून नहीं मिल पाया। माजी इंसान की पहचान बन जाता है, ये ना हो तो वो बिल्कुल अजनबी बन जाएगा, किसी दूसरी दुनिया के इंसान की तरह, जिसके पांव ज़मीन के साथ नहीं लगे हों। वो कहते हैं कि माजी हमारी ज़मीन है और ज़मीन के साथ हमने हमेशा गहरा रिश्ता कायम रखा है। ज़मीन को छोड़कर हम जिंदा नहीं रह सकते। जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हम रहे हैं, वही हमारा माजी है, वही हमारा गुजरा हुआ कल है, जहाँ हम पैदा हुए थे। तो जहाँ पर हम पैदा हुए थे वो ज़मीन हम कभी नहीं छोड़ सकते, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। पूरी ज़िंदगी के ऊपर उस ज़मीन का, उस वक्त का, उस दौर का, उस ज़माने का असर रहता है। और अगर उसको छोड़ने की कोशिश करें तो फिर वो इंसान इंसान नहीं रहेगा। वो उस इंसान अपने जज्बातों से खाली हो जाएगा, अपने माजी से खाली हो जाएगा, तो उस इंसान की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है बच्चों, इससे लिख लेना है आपको। आगे अमली काम आपके लिए दिया गया है, और अमली काम है, आपने अगर किसी मुल्क या शहर का सफ़र किया है तो उसे सफ़रनामे की सूरत में तहरीर कीजिए। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं का सफ़र किया होगा, किसी छोटे शहर का सफ़र किया हो या किसी बड़े शहर का सफ़र किया हो, और नहीं किया हो तो जो भी आपने कहीं भी अपने दोस्तों अजदाद के पास जाने के लिए छोटा मोटा भी अगर सफ़र किया हो, चाहे आपकी साइकिल के ऊपर ही आपने किया हो, अगर उसके तासुरात आपके जहन के अंदर हैं तो उसे सफ़रनामे की शक्ल में लिखने की कोशिश करें। पूरा किस्सा लिखना ज़रूरी नहीं है, वो किस्सा भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद है, जो आपके साथ गुजर हुई। रास्ते में चलते हुए कोई ऐसा वाक़या आपको नज़र आ गया, कोई चीज़ आपको दिख गई जो आपको आज तक याद है, कुछ हालात पैदा हो गए जो आपको आज तक याद है, उसे आप सफ़रनामे की शक्ल के अंदर लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों सफ़रनामे सबक मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया था, चारों हिस्सों का मुताला किया है। आपको इन सवालों जवाब को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और उस्ताद को चेक कराना है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।